हेलो जी। तो यार इस वीडियो में हम अपनी ऑल अबाउट सी प्लस प्लस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम लेक्चर 2 को देखेंगे। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का लेक्चर प्लान देखते हैं कि आज का लेक्चर प्लान क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे हेडर फाइल्स मतलब लाइब्रेरीज के बारे में, मेन फंक्शन क्या होते हैं, कमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस एंड लास्ट हम पढ़ेंगे हाउ डज अ कंपाइलर वर्क, कि कंपाइलर वर्क कैसे करता है। तो फिर इन सबको एक एक करके समझते हैं कि ये सब होते क्या हैं और इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आता है हेडर फाइल। So header file is a file with extension .h which contains C++ function declaration। इसका मतलब हेडर फाइल एक ऐसी फाइलें होती हैं जिनका एक्सटेंशन .h से होता है। एंड एक्सटेंशन क्या होते हैं, जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उन्हें हम डॉट किसी से भी सेव करते हैं। जैसे अगर हम C++ की सोर्स कोड को अगर हम सेव करते हैं तो .cpp से सेव करते हैं, तो उनका जो .cpp है वो हमारा एक्सटेंशन हुआ। तो ऐसे अगर हमें कोई हेडर फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है .h, तो हमें .h से सेव करना होता है तो हमारी वो हेडर फाइल बन जाएगी। एंड विच कंटेन C++ फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये हेडर फाइल अपने में क्या कंटेन करके रखती है, सी प्लस प्लस के फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब जो इनबिल्ट फंक्शन जो होते हैं इन सी प्लस प्लस उनकी डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होती है। हेडर फाइल को ही हम लाइब्रेरीज कहते हैं। ठीक है, दे आर टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स। पहला है यूजर डिफाइंड एंड दूसरा है प्री डिफाइंड। जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल कौन सी होती है, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं कि अगर हमें कुछ अपनी हेडर फाइल बनानी है अपने टाइप की, तो हम अपनी भी हेडर फाइल खुद बना सकते हैं। बस जब हेडर फाइल आपकी पूरी क्रिएट हो जाए तो आप .h एक्सटेंशन सेव कर देंगे तो आपकी वो हेडर फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसलिए पहली डिफाइन में बता दिया गया कि एक्सटेंशन .h होना चाहिए किसी भी हेडर फाइल को बनाने के लिए। और जो प्री डिफाइन हेडर फाइल कौन सी होती है, जो कंपाइलर के साथ आती है। जब भी हम कोई आईडी डाउनलोड करते हैं, जो उनके बिन फोल्डर में, हर एक आईडी का अपना एक बिन फोल्डर होता है, उसी में सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई होती हैं। तो उस बिन फोल्डर में जो आ रखी है हेडर फाइल, जो लाइब्रेरी आ रखी है, उन्हें हम कहते हैं प्री डिफाइन हेडर फाइल्स या लाइब्रेरीज। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्री डिफाइन हेडर फाइल। तो पहला एग्जाम्पल हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये जो है ये एक हेडर फाइल है सी प्लस प्लस की, जिसका वर्क क्या है कि ये इनपुट आउटपुट को यूज़ करने को होती है। कि आई स्ट्रीम की फुल फॉर्म क्या हो गई, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट एंड ये पूरा हो गया हमारा स्ट्रीम। ठीक है, एंड जो दूसरा जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल हो गई वो होगी बिट्स stdc++.h। ये हमारी बिट्स की हेडर फाइल होती है। ठीक है, तो पहले हम जरा इन हेडर फाइल के बारे में समझ लेते हैं। ये हैज़ इंक्लूड सबका मतलब क्या होता है। हैज़ का जो मतलब होता है वो होता है प्री प्रोसेसर। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, हैज़ मीन्स प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, जो हैज़ से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं उन्हें हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। एंड इससे पिछली वीडियो में जब हम वेरिएबल सब पढ़ रहे थे तो हमने उसमें एक कॉन्स्टेंट्स नाम का भी टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने हैज़ डिफाइन से पढ़ा था कि कॉन्स्टेंट दो टाइप के होते हैं जिसमें हैज़ डिफाइन। तो वही हैज़ डिफाइन जो है ये हमारे ये भी वही हैं जो हैज़ से स्टार्ट होते हैं, और हैज़ को हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर। ओके, एंड इंक्लूड, इंक्लूड क्या हो गई, यही एक हमारा हो गया लिंकिंग का काम, कि हैज़ का लिंक करवा देता है इस लाइब्रेरी से। इस आईओ स्ट्रीम जो है ये हमारी लाइब्रेरी होगी। आप बिन फोल्डर में जाएंगे तो आपको एक आईओ स्ट्रीम करके नाम की वहाँ पे लाइब्रेरी मिली हुई होगी, एंड उस लाइब्रेरी में इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शन डिक्लेयर हो रखे होंगे। ओके, तो इंक्लूड का क्या काम है कि इस हैज़ का लिंक करा देता है इस आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी से। ओके, एंड हैज़ हमारे लिए क्या हो गया, प्री प्रोसेसर। और ये जो हो गए ये हो गए हमारे एंगुलर ब्रेसिस। एंगुलर बेसिस में हमें उस लाइब्रेरी का नाम लिखना होता है जिसको हम यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ आईओ स्ट्रीम को यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिख रखा है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ताकि मैं इजीली इनपुट और आउटपुट दे सकूँ अपने सी प्लस प्लस में। ठीक है, एंड जो अगली जो हमारी हेडर फाइल थी ये बताई दी, बिट्स की हेडर फाइल होती है। ये एक बढ़िया हेडर फाइल है, इसको हम आगे समझेंगे। तो बट मैंने इधर दो एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि देखिए आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल जो डिक्लेयर कर रखी है वो कर रखी है मैंने एंगुलर बेसिस में, एंड जो मैंने दूसरी हेडर फाइल जो डिक्लेयर कर रखी है वो मैंने कर रखी है आपके डबल कोर्स में। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब जो है वो अलग अलग होता है। कि अगर आपको एंगुलर बेसिस में अगर अपनी हेडर फाइल डिक्लेयर करनी है
तो इसका मतलब अलग है। एंड अगर आपको डबल कोर्स में अगर हेडर फाइल डिक्लेयर हो तो उसका मतलब अलग है। तो इनका मतलब क्या है ये अभी हम समझते हैं। अगर मैंने जैसे यहाँ पे मैंने एंगुलर बेसिस में जो कर रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि चेक स्पेसिफिक लाइब्रेरी, मतलब कि मैंने कंपाइलर को कह दिया एक आयोस्ट्रीम नाम की जो ये लाइब्रेरी है वो करेक्ट आपको बिन फोल्डर में जाके मिल जाएगी। तो इसलिए वो कंपाइलर क्या करेगा, वो सीधा बिन फोल्डर में जाएगा और एकदम वो चेक कर लेगा कि आयोस्ट्रीम नाम की हेडर फाइल उसको मिल जाएगी। क्योंकि मैंने उसको कह दिया कि मेरे एंगुलर बेसिस, मतलब एंगुलर बेसिस का मतलब होता है परफेक्टली वहां पे वो लाइब्रेरी मौजूद होगी। इसलिए एंगुलर बेसिस का तब लगाते अगर हमें श्योरिटी है कि हाँ ये लाइब्रेरी यहाँ पर होगी ही जरूर, ठीक। और ये डबल कोर्स हम तब लगाते हैं कि जब हमें पक्का नहीं पता है कि किस बिन फोल्डर में कहाँ पे जाके मिलेगी, हमें भी नहीं पता। तो इसलिए हम क्या डबल कोर्स में लगा देते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, वो बिन फोल्डर में जाके पूरी लाइब्रेरी को चेक करता है कि किसी भी लाइब्रेरी में अगर इसको मिल जाती है तो ये हमारी लिंकिंग करा देता है हमारे प्रोग्राम से, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है कि अगर एंगुलर बेसिस लगाए तो करेक्ट एकदम स्पेसिफिक लाइब्रेरी में चले जाएगा कंपाइलर, और अगर डबल कोर्स लगा हुआ है तो क्या करेगा, चेक होल लाइब्रेरी की सारी लाइब्रेरी चेक करेगा, अगर उसको जहां मिल जाती है वहां से हमारी लिंकिंग कर देगा, ठीक है। एंड फिर मैंने लास्ट में आपको बताई थी जो आईओ स्ट्रीम जो हमारी हेडर फाइल होती है उसका मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। ओके, तो फिर मूव करते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो अगला जो फंक्शन है वो है मेन फंक्शन। A function in C++ is a group of statements that together perform a specific task. Every C++ program has at least one function that the name is main. इसका मतलब a function in C++ group of, मतलब main function के अंदर हम group of statements लिखते हैं जिससे वो परफॉर्म एट स्पेसिफिक टास्क, कि जो हमें अपना टास्क करवाना है उसके हिसाब से हम काफ़ी सारी स्टेटमेंट लिख देते हैं अपने मेन फंक्शन में, ठीक है। एंड वो क्या परफॉर्म कर लेती है हमारी जो हमने टास्क जो सोचा है, एंड वो हमारा टास्क डन हो जाता है इन मेन फंक्शन। एवरी C++ प्रोग्राम हैज एट लीस्ट वन फंक्शन एट द नेम इज मेन। हर एवरी C++ मतलब हर एक C++ प्रोग्राम में कम से कम एटलीस्ट वन मेन फंक्शन होता है जिसका नाम मेन होता है। ओके, विदाउट मेन फंक्शन आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रन? क्योंकि द मेन फंक्शन इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय विच अवर कोड इज एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। आपका जो ओएस है वो उसको यूज करता है। तो क्या होगा, ओएस सबसे पहले मेन फंक्शन को यूज करेगा, उसके अंदर की जो लाइनें आपने लिखी होगी, जो बॉडी लिखी होगी प्रोग्रामिंग की, वो एग्जीक्यूट होगी, वो रन होगी, जो वेरिएबल सब होंगे उनको मेमोरी एलोकेट होगी, एंड फिर आपके जो भी ऊपर की जो सब लाइनें सब जो होंगी, और भी अगर आपने कोई फंक्शन सब क्रिएट कर रखा है कुछ भी, तब वो बाकी के आगे लाइनें चलेंगी। तो विदाउट मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम चल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ओएस सिर्फ मेन फंक्शन को जानता है। मेन फंक्शन अगर उसे मिला तो आपके अंदर की लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो इसके अलावा नहीं होंगी। तो इसलिए मेन फंक्शन जो हमारे लिए प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी चीज है। विदाउट मेन फंक्शन आपका कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। ओके, एंड फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मेन फंक्शन की। कितने टाइप्स के होते हैं मेन फंक्शन? 3 टाइप्स के होते हैं, वॉइड मेन, मेन एंड इंट मेन। ओके, वॉइड मेन क्या होते हैं कि नो रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब वॉइड मेन का मतलब कि जब हमने अभी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, ठीक है ना, तो डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें एक वॉइड टाइप का भी था, तो जो एम्प्टी था, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता था, एम्प्टी था। तो यहाँ पे भी उस वॉइड का मतलब भी यही है कि एम्प्टी, कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नो रिटर्न वैल्यू। ओके, तो इसलिए हम लगाते हैं वॉइड मेन। एंड फिर आता है मेन। जो मेन फंक्शन जो है ये भी नो रिटर्न वैल्यू, कि ये भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और थर्ड जो आता है वो आता है इंट मेन। इंट मेन क्या करता है? वैल्यू रिटर्न करता है। कि क्या वैल्यू रिटर्न कर? कुछ भी ये वैल्यू रिटर्न कर दे, क्योंकि हर एक फंक्शन अपनी वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसीलिए कि अगर हमने इंट लगा दिया तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड क्या रिटर्न करेगा वो फिर हमें देखना पड़ता है, या इसकी अगर हमें इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं होती तो हम रिटर्न 0 लगा देते हैं, ताकि ये जो वैल्यू कुछ भी रिटर्न करे तो 0 रिटर्न करे। ओके, तो ये 3 टाइप के होते हैं हमारे मेन फंक्शन। एंड जनरली सिर्फ 2 ही फंक्शन यूज करे जाते हैं, या तो इंट मेन करा जाता है या तो वॉइड मेन करा जाता है, कि कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे या कोई वैल्यू रिटर्न कर दे। तो बट हम इन C++ हम इंट मेन को लेके चलेंगे, क्योंकि C++ एक बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो अपना कुछ फॉलो, अपनी जो लॉ है उसको हम फॉलो करके चलेंगे अपनी C++ की, तो उसमें हम इंट मेन को यूज करके चलेंगे। ओके, तो फिर आई होप आपको मेन फंक्शन समझ में आया होगा। तो फिर मूव करते। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है कमेंट। द C++ comments are statements that are not executed by the compiler.
द कमेंट्स इन C++ प्रोग्रामिंग कैन बी यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड बाय द हेल्प ऑफ कमेंट्स। इसका मतलब जो C++ में जो कमेंट होते हैं, C++ क्या हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट जो लाइन होती है हमारी, जो कमेंट होती है, वो स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती बाय द कंपाइलर। क्यों नहीं होती वो एग्जीक्यूटेड? क्योंकि वो जो कमेंट जो बनाया गया है वो क्या किस लिए बनाया गया है? अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि कोई भी बंदा रीड कर सके उस कोड को कि उस कोड का मतलब क्या है। इसलिए कमेंट को बनाया गया है। एंड जिसके कारण से कंपाइलर क्या करता है, कमेंट वाली लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करता है, उनको कंपाइल नहीं करता। ओके, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन C++। कैसा? पहला सिंगल लाइन कमेंट एंड दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कौन सा होता है? कि मतलब कि अगर हमें सिर्फ एक ही लाइन में अपने कमेंट करना है, कि मतलब सिर्फ एक लाइन में बता देना है क्या है, तो हम उस सिंगल लाइन कमेंट को यूज कर लेते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये डबल स्लैश लगाना होता है, ठीक है, जो जिसके कारण से क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट को हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और मल्टी लाइन कमेंट कैसे होते हैं? कि आपको ये सिंगल स्लैश और ये मल्टीप्लाई मतलब स्टार का साइन आपको लगाना पड़ता है, एंड फिर उसके अंदर आपकी जो कमेंट की बॉडी होगी आप वो करेंगे, एंड फिर आप उसको क्लोज जरूर करेंगे मल्टी लाइन कमेंट को। सिंगल लाइन कमेंट को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बट मल्टी लाइन कमेंट को आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए पहले आपका आ जाएगा स्टार, फिर सिंगल स्लैश, तो आपका मल्टी लाइन कमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। कि अगर आपको 2-3 लाइन का कमेंट करना है तो आप फिर मल्टी लाइन कमेंट का यूज करें, अगर आपको सिंपली एक लाइन का ही कमेंट करना है तो आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज करें। एंड पता चलेगा कि हम कमेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ताकि हम अपने जो कोड है हम उसके एक्सप्लेन कर सकें, कि ये बता सकें कि कोड का वर्क क्या है, क्यों मैंने इस वेरिएबल का यूज करा, क्यों मैंने कांस्टेंट का यूज करा, ये सब हम अपना बता सकें कमेंट विद द हेल्प ऑफ कमेंट। तो आई होप आपको कमेंट पता चला हो। तो फिर मूव करते हैं हम आगे। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ C++। तो मतलब कि एक बेसिकली एक अगर हमें C++ का कोड करना होता है तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कि क्या क्या चीज़ हमें डिक्लेयर करनी होती है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ C++ से समझते हैं। आपको C++ का एक कोड करने के लिए सबसे पहले आपको हेडर फाइल की ज़रूरत होगी, जो अभी हमने समझी हुई थी, लाइब्रेरीज हेडर फाइल। तो आपको वो सबसे पहले इंक्लूड करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सबसे पहले वो इंक्लूड कर रखे हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। एंड में पता है इस हेडर फाइल का क्या मतलब होता है, ये इनपुट आउटपुट के लिए वर्क आता है, काम आता है। कि अगर आपने इससे भी पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, कि इनपुट लेना विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, एंड आउटपुट जो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आ जाए, तो इनपुट आउटपुट का काम ये है, ठीक है ना। तो फिर जब आपने हेडर फाइल अपनी इंक्लूड कर दी है तो फिर आपको अपना मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मेन फंक्शन मैंने जैसे कहा था कि हम अपने इस सीरीज में इंट मेन को यूज करके चलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंट मेन लिख रखा है। तो हमें पता है मेन फंक्शन क्या काम है और मेन फंक्शन कौन कॉल करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मेन फंक्शन की, वो सब हमें पता चल चुकी है पिछली वाली स्लाइड में ही। तो फिर इंट मेन के बाद आपको करली ब्रेसिस का यूज करना है, करली ब्रेसिस ओपन एंड लास्ट में करली ब्रेसिस क्लोज। ये करली ब्रेसिस को हम क्यों यूज करते हैं? करली ब्रेसिस का मीन्स ये होता है कि ये बॉडी की काम करता है, बॉडी की तरह काम करता है। क्या बॉडी? कि करली ब्रेसिस के अंदर ओपन एंड क्लोज के बीच में आप जो भी लिखेंगे, आप जो भी कोड करेंगे, उनका स्कोप वहीं तक सीमित होगा। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे बॉडी लिख रखी है, ठीक, इस बॉडी को मैं सिर्फ इस करली ब्रेसिस के अंदर ही मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए ये बॉडी कोई मेरा वेरिएबल है, ठीक है ना, हमें पता है वेरिएबल भी क्या होती है क्योंकि हमने पिछली वाली वीडियो में ही वेरिएबल को समझा है। तो अगर ये बॉडी हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना, तो मैं इस वेरिएबल को इस करली ब्रेसिस के अंदर ही यूज कर सकता हूँ, इसके बाहर यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि हर एक वेरिएबल का या हर एक फंक्शन का मतलब कुछ भी हर एक का अपना एक स्कोप होता है। तो वो स्कोप हम कैसे करते हैं सेट? वो हम सेट करते हैं करली ब्रेसिस से, ठीक ना। जब आगे हम इनको कोड करना स्टार्ट करें तो और इजीली हम समझ सकेंगे कि कैसे हम स्कोप समझते हैं, कि कैसे क्या स्कोप रखेंगे एंड कैसे और वेरिएबल सबका स्कोप बढ़ा सकते हैं, ये भी हम सब समझेगा। अभी मेरा बस एम ये है कि अभी हम थोड़ा बेसिक अपने क्लियर कर लें, ताकि जब हम इम्प्लीमेंट करने का टाइम आए तो फिर हम उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करें, ताकि हम अगर पहले से हमारा बेस क्लियर होगा तो हम इम्प्लीमेंट करते वक्त भी जल्दी से एंड ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो फिर
जब मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज कर दिया तो उसके अंदर आपकी जो भी कोई बॉडी होगी, जो भी आपको प्रोग्राम करना है, अपना कोड लिखना है, फिर वो आप कोड लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसी बॉडी एंड फिर डॉट 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 कि मतलब कुछ कोड इसके अंदर होगा, ठीक। एंड फिर एट लास्ट आपको सेमीकोलन का यूज करना है। सेमीकोलन का यूज क्यों करना है? जब अगर हम कोई इंग्लिश या हिंदी में अगर कुछ भी हम लिखते हैं तो हम इंग्लिश में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं एंड हिंदी में पूर्ण विराम का यूज करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो लाइन वहां पे एंड हो चुकी है, उसके आगे वो लाइन नहीं है। तो सेमीकोलन का मतलब भी यही होता है कि ये लाइन जो यहाँ से चली वो यहाँ आके एंड हो गई, इसके आगे जो अब लाइन आएगी वो एक नई लाइन होगी, ठीक है। तो इसलिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं कि कंपाइलर को, तो कंपाइलर सेमीकोलन का क्यों क्या समझता है कि ये लाइन अब यहाँ एंड हो चुकी है, इसके आगे जो लाइन होगी वो नई लाइन होगी। फिर अगर मैंने उसके आगे भी सेमीकोलन लगा दी तो फिर वो लाइन भी वहाँ एंड हो चुकी है, उसके आगे फिर नई लाइन आएगी। तो सेमीकोलन का मतलब यही होता है कि जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप का यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यहाँ सेमीकोलन का यूज करते हैं। एंड एट लास्ट रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का क्या मतलब? मैंने कहा था अगर हम इंट मेन फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम वॉइड मेन या मेन फंक्शन यूज ना करके इंट मेन फंक्शन को यूज करते हैं तो वो क्या करता है? वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए रिटर्न जीरो लगा दिया था कि ताकि अगर वो कुछ कोई सी भी वैल्यू रिटर्न करे तो क्या रिटर्न करे? जीरो रिटर्न करे, ताकि हमारे कोड पे कोई भी फर्क ना पड़े। इसलिए नहीं तो वो कोई दूसरी ऐसी कोई वैल्यू रिटर्न करा देगा ताकि उससे क्या होगा? हमारे कोड पे फर्क पड़ेगा, हमारे कोड में क्या आएगी? गार्बेज वैल्यू आएगी। तो इसलिए हमने क्या करा दिया? रिटर्न जीरो करा दिया, ताकि अगर आप कोई भी वैल्यू रिटर्न कराएं तो वो जीरो हो जाए। ओके, एंड फिर सेमीकोलन, तो ताकि यहाँ पे अब लाइन एंड हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस की। एक अगर आपको सी प्लस का एक कोड लिखना है तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, तभी आप एक बेसिक एंड सिंपल कोड आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस समझ में आया होगा। तो फिर हम आगे मूव कर, तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है हाउ डज अ कंपाइलर वर्क, कि कंपाइलर वर्क कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे अभी जो हमने पिछला जो एग्जांपल समझा था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस का, मैंने उसी को यहाँ पे कंसीडर करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडर फाइल हो गई, हमारा मेन फंक्शन हो गया, उसके अंदर की बॉडी हो गई एंड रिटर्न जीरो और ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो इनको, इस कोड को समझते हैं कि ये कोड आखिर कंपाइल होगा कैसे। तो कंपाइल होने से पहले, मतलब कंपाइलर जब हम कोड को कंपाइल करते हैं तो ये पहले ये 3 फेज से होके गुजरता है हमारा कोड। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले चलते हैं हमारे प्री प्रोसेसर, ठीक है ना। प्री प्रोसेसर क्या होते हैं? प्री प्रोसेसर वही होते हैं जो हैश से स्टार्ट होते हैं। ओके, इन प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है कि ये जो आपकी हैश से सारी जो चीज़ें हैं, जो जैसे ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, या अगर आपने कोई अपना कांस्टेंट डिक्लेयर कर रखा है हैश डिफाइन से, तो वो भी हमारे प्री प्रोसेसर ही कहलाएंगे। तो इस प्री प्रोसेसर का काम क्या है कि इन चीज़ों को, इन प्री प्रोसेसर वाली चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है किसी भी सिंपल लाइन में। मतलब कि इस हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम को ये कन्वर्ट कर देगा, फॉर एग्जाम्पल किसी में भी, जैसे एक्स वाई जेड, आप मान लीजिए एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देगा। वो हमें नहीं पता किस में कन्वर्ट करेगा, बट ये कन्वर्ट कर देता है प्री प्रोसेसर। वो इंटरनली वर्किंग होती है, तो किसी को पता नहीं कि प्री प्रोसेसर किस में कन्वर्ट करता है। ओके, तो एक्स वाई जेड में मान लीजिए यहाँ पे इसने इस आईओ स्ट्रीम को कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कन्वर्ट क्यों करा? इसको कन्वर्ट इसलिए करा गया क्योंकि कंपाइलर को प्री प्रोसेसर वाली चीज़ों को कंपाइल करना नहीं आता है। ओके, अगर डायरेक्टली कंपाइलर एक्टिव हो जाएगा तो इसमें ये आपको एरर दे देगा कि ये हैज़ इंक्लूड वाली चीज़ क्या है। मतलब ये इसमें इसको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज़। प्री प्रोसेसर वाली चीज़ कंपाइलर रीड नहीं कर पाता। तो इसलिए सबसे पहले कौन चलते हैं? प्री प्रोसेसर चलते हैं, कि ताकि जो जितनी भी प्री प्रोसेसर वाली चीज़ें होंगी आपके कोड में, आपने जितने भी प्री प्रोसेसर को यूज़ कर रखा होगा, उन सब का नाम क्या कर देगा? वो चेंज कर देगा, कोई दूसरा नाम कर देगा, ताकि कंपाइलर उसको समझ सके। ओके, जब प्री प्रोसेसर चल जाएगा फिर चलते हैं लिंकर। लिंकर क्या करते हैं कि जब प्री प्रोसेसर ने आपका सारी प्री प्रोसेसर वाली चीज़ों को चेंज कर दिया, तो लिंकर क्या करेंगे? आपके कोड को लिंक कर देंगे, ठीक है ना। आपके कोड को लिंक कर देंगे कंपाइलर के साथ। ओके, ताकि कंपाइलर क्या करेगा कि इस सोर्स कोड को, ये जो आपका कोड है, हम इन्हें सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है ना। तो इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल कोड में, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा? मशीन लेवल कोड में इसको कन्वर्ट कर देगा। क्यों कन्वर्ट कर देगा? क्योंकि हमें पता है जो मशीन है, मतलब जो प्रोसेसर है हमारा, वो सिर्फ 0101 को समझता है, बट ये जो इंट मेन, ये बॉडी, ये सब तो 01 है नहीं।
तो कंपाइलर का काम क्या है कि इसको कन्वर्ट कर देना 0-1 में, ताकि प्रोसेसर समझ सके और जो भी हमें वर्क करा है इसके अंदर, जो भी लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो सके। तो कंपाइलर का क्या काम है, आपके सोर्स कोड को मशीन लेवल कोड में चेंज करना। लिंकर का क्या काम है, आपकी प्री प्रोसेसर वाली चीज़ों को कंपाइलर के साथ लिंक करवाना। एंड प्री प्रोसेसर का क्या काम है, आपकी जितनी प्री प्रोसेसर वाली चीज़ें हैं उनको कन्वर्ट कर देना एक सिंपल लाइन में। ये काम है प्री प्रोसेसर। तो आइए एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा हेडर फाइल क्या होते हैं एंड कितने टाइप की हेडर फाइल होती है। फिर हमने समझा मेन फंक्शन क्या होता है एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कोड में और ये कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने कमेंट के बारे में समझा कि कमेंट क्या होते हैं एंड कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने समझा स्ट्रक्चर ऑफ C++ कि अगर हमें एक बेसिक प्रोग्राम ये करना हो कि तो हमें किस किस चीज़ों, किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा एक C++ प्रोग्राम के लिए, वो समझा। एंड एट लास्ट हमने क्या समझा, हाउ डज अ कंपाइलर वर्क, कंपाइलर वर्क कैसे करता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए